हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण की ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक ज्ञान के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 9 सामाजिक ज्ञान के चैप्टर 2 में भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में, जो इसका दूसरा भौतिक स्वरूप है। अब आपको यह पता होगा कि उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है, मलिक पर्वत है। उसके उत्थान के साथ साथ जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हुआ तो उसके ऊपर जमीन घनी बर्फ से जो हिमानियां हैं, उन हिमानियों के पिघलने से पानी बहकर हमारे भारत की ओर आता है। अब भारत की ओर क्यों आता है? क्योंकि हमें ये पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम हिमालय पर्वतमाला में उत्तर की ओर चलते हैं, हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो इस ऊंचाई के कारण यानी कि दक्षिण में आते हैं तो हिमालय का जो औसत ऊंचाई है या ढाल है, ये दक्षिण की ओर कम है, या औसत ऊंचाई दक्षिण की ओर कम है, उत्तर की ओर इसका ढाल ज्यादा है, या औसत ऊंचाई ज्यादा है। तो हिमालय की बर्फ से पिघलकर जो नदियां बहती हैं भारत में आती हैं और उत्तरी भारत के मैदानों का निर्माण करती हैं। क्योंकि जब नदियां ऊंचाई से बह के आती हैं तो बहुत तेज गति से बहती हैं और अपने साथ साथ वो बहुत अधिक मात्रा में कंकड़ पत्थर और मिट्टियां बहा कर लाती हैं। तो जैसे जैसे नदियां आती हैं तो अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, यानी पानी के साथ जो बहकर मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो उस मिट्टी के जमने से हमारे भारत के उत्तरी भाग में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। और यह जो उत्तरी विशाल मैदान है, ये दुनिया के बहुत ही समृद्ध प्रदेश माने जाते हैं, बहुत ही उपजाऊ मैदान है। अब जो ये उत्तरी मैदान है, ये उत्तरी मैदान 3 मुख्य नदी प्रणालियों, ये कौन कौन सी नदी प्रणालियां हैं? सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। यानी कि ये मुख्य नदी है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और इसकी जो अनेक सैकड़ों सहायक नदियां हैं, तो उनसे मिलकर उनके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है, तो उनसे क्या हुआ है, इस उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की, यानी कि जो उत्तरी विशाल मैदान है, इसका विस्तार कितना है। विस्तार की बात करें, सबसे पहले हम पढ़े इसकी लंबाई। देखो इसकी लंबाई, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु नदी से लेकर जो ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये जो विशाल मैदान है, विशाल उत्तरी मैदान है, ये इन नदियों के द्वारा और इनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो इसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक, सिंधु नदी इसकी पश्चिमी सीमा है, या सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र जो पूर्व में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहाँ तक इसकी कुल लंबाई है, यह लंबाई है 2400 किलोमीटर। यानी कि ये जो विशाल मैदान है, कितनी लंबाई में फैला हुआ है? 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अब बात करें इसकी चौड़ाई की, तो जो इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक है। यदि हम बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इस मैदान की जो चौड़ाई है, ये 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर। ठीक है। यानी कि इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। उसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई है 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक है। ठीक है। अब ये जो उत्तरी विशाल मैदान है, इसका भारत की जो
हमें भौगोलिक विवरण पढ़ते हैं, भौतिक विवरण पढ़ते हैं। इसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वो योगदान क्यों है? क्योंकि ये नदियां हैं, सदाबहार नदियां हैं, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं। इस उपजाऊ मिट्टी के कारण क्या है कि उनको पर्याप्त जल मिलता है, कृषि के लिए उपजाऊ खेती मिलती है। इस कारण वहां क्या होता है कि सघन जनसंख्या होती है। क्या होती है? सघन जनसंख्या निवास करती है। यानी कि हम संपूर्ण भारत की बात करें तो जो सर्वाधिक जल घनत्व वाले प्रदेश है वो उत्तरी विशाल मैदान में ही स्थित है। सघन जनसंख्या मिलती है और जो समृद्ध मृदा आवरण है, यानी जो उपजाऊ जो मृदा है, ये उपजाऊ मृदा इसी मैदान में मिलती है। यानी इसका जो मृदा का आवरण है वो बहुत समृद्ध है, ये उपजाऊ है। ठीक है, और इन नदियों से हमें पर्याप्त जल मिलता है। इसके साथ साथ जो अनुकूल, इसकी जो अनुकूल जलवायु है, अनुकूल जलवायु होते हैं क्योंकि कल हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। हिमालय प्रकृति की सुरक्षा विभाग के रूप में कार्य करता है, जो कि भारत की जलवायु को जमने से बचाता है। यानी साइबेरिया से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको रोक कर यह हमारी भारत की जलवायु को जमने से बचाता है। अतः हमारे भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? मौसमी जलवायु पाई जाती है। तो ये सभी कारण है कि जिसके कारण जो हमारा जो उत्तरी विशाल मैदान है ये बहुत ही समृद्ध प्रदेश है, और इन सभी के कारण यहाँ पर बहुत से उद्योग भी लगे हैं। यहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर रहने का कारण यही है भाई, वहां पर क्या है कि बहुत उपजाऊ मृदा है, पर्याप्त पानी है। इसके साथ साथ श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो अधिक सघन जनसंख्या और श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों से जो निक्षेप आते हैं, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टियां होती हैं, उनके कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत तो उत्तर की ओर अधिक ऊंचा है। जैसे जैसे दक्षिण में चलते हैं वैसे वैसे क्या है कि इसकी जो ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई कम होती जाती है। तो इसके साथ साथ जो नदियां बहकर, देखो इसमें जो सभी नदियां हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। कहाँ बहती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। सिंधु नदी क्रम है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है। ठीक है, अधिकांश नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। तो इसका कारण क्या है कि इसका कारण यही है कि जो इसका जो ढाल है ये उत्तर से दक्षिण है। अब जब पर्वतों से तेज बहती हुई नदियां आती हैं तो ये मैदानों में प्रवेश करती हैं, और मैदानों में प्रवेश करने के बाद में कुछ दूर बहने के बाद में इनकी गति तेज हो जाती है। गति तेज जो गति है वो गति कम, जब ये जो नदियां हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, तो पहले इनका जो पानी तेज बहता हुआ होता है वो बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, इनकी गति धीमी हो जाती है। आगे चलकर इनकी जो मिट्टी के निक्षेप है, मिट्टी क्या होती है नदियों के पैंदे में जमने लगती है, और उसके कारण ये जो नदियां हैं समुद्र में गिरने से पहले छोटी नदियों के रूप में, यानी जिनको क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं। जो छोटी छोटी नदियां क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं, वितरिकाओं में बट जाती है। जैसे हम बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा की, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में जो बंगाली खाड़ी में ये दोनों नदियां गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। और इस सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और उपजाऊ डेल्टा माना जाता है। ठीक है, तो ये नदियां समुद्र में गिरने से पहले छोटी छोटी धाराओं के रूप में बढ़ जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो था उत्तरी मैदान के बारे में कुछ सामान्य परिचय। अब हम इसके विस्तार की बात करें, या फिर नदी प्रणालियां हमने पढ़ी है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। तो इन नदियों के आधार पर इस मैदान को क्या किया गया है कि 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें सिंधु नदी क्रम के द्वारा जो मैदान बना है, या सिंधु नदी प्रणाली के द्वारा जो मैदान है। सिंधु की सहायक नदियां हैं, सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, तो ये सभी नदियां क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इनके द्वारा जो मैदान, उत्तरी मैदान का भाग है, इस मैदान का नाम क्या है? पंजाब का मैदान। इसका नाम क्या है? पंजाब का मैदान। ठीक है, अब सिंधु और सतलुज की बात करें, यानी सिंधु की
सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान है उसको क्या नाम दिया गया है? स्थानीय आधार पर पंजाब के मैदान का नाम दिया गया है। अब हम उसकी आगे की बात करें तो दूसरा जो इसका दूसरा भाग है वो गंगा का मैदान है। ये गंगा का मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना है। किनके द्वारा बनाया गया है? गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला भाग है वो कौन सा है? पंजाब का मैदान। ये पंजाब का मैदान कौन सी नदियों से बना है? सिंधु व उसकी सहायक नदियों। कौन कौन सी है? रावी, व्यास, झेलम, चिनाब और सतलुज। ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इनके द्वारा जो मैदान का निर्माण हुआ है उस मैदान को क्या नाम देते हैं? पंजाब का मैदान नाम देते हैं। दूसरा जो मैदान है ये गंगा का मैदान है। कौन सा है? गंगा का मैदान है। यह गंगा नदी उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बना है। और इसका जो विस्तार है यह घग्गर नदी, घग्गर से लेकर यह जो तीस्ता नदी है, यानी घग्गर से लेकर जो तीस्ता नदियों के बीच का गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, भाई घग्गर भी क्या है? गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। तीस्ता भी क्या है? गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। तो घग्गर नदी से तीस्ता नदी के मध्य का जो मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है? गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये है गंगा का मैदान है। इसके बाद में हम जो इसका पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? यह ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, अब थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानें। देखो ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? कैलाश पर्वत के पास से निकलती है और ये तिब्बत में बहने के बाद में किधर बहती है? पूर्व दिशा में। तिब्बत में पूर्व दिशा में बहने के बाद में क्या करती है? विहंगकार से पहले यानी अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है? ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और उसके बाद में जो पूर्वोत्तर राज्य में प्रवेश करती है। और इसके द्वारा जो मैदान बनाया गया है वो मुख्य मैदान कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में। इसको असम का मैदान भी कह सकते हैं। और इसी असम में ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है कि बहुत से नदी द्वीप बने हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में क्या भाग लाती है? मिट्टी भाग लाती है। और इसी मिट्टी से इस नदी में जगह जगह छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं, जिनको अब नदी में जो द्वीप बनते हैं उनको नदी द्वीप कहते हैं। तो यहीं पर इस ब्रह्मपुत्र नदी में असम में एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये हमने कल पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका तीसरा भाग कौन सा है? असम का मैदान। और ये असम का मैदान कौन सी नदी से बना है? ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से। ठीक है, असम की सहायक नदियां कौन सी? जैसे दिहांग, बुरी दिहांग है। ठीक है, ये नदियां हैं। तो ये नदियों के आधार पर या फिर नदी प्रणालियों के आधार पर उत्तरी मैदान का हमने क्या किया है? अलग अलग भागों में विभाजन कर दिया है। पहला पंजाब का मैदान है जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। दूसरा गंगा का मैदान है जो घग्गर नदी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है और ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। तीसरा असम का मैदान है जो कि ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब हम आगे बात करें। ये तो इसमें क्या है? वर्गीकरण है। अब हम बात करें इसकी हिमालय पर्वत से जब ये नदियां निकलती हैं, हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं तो हिमालय पर्वतों से नदियां बहती हैं। भाई पानी का स्वभाव है कि जब ऊंचाई से गिरता है या ऊंचाई से ढाल की ओर बहता है तो ढाल जितना तेज होता है नदी का पानी भी उतनी तेज बहता है। अब ये जो नदियों का जो पानी है ये पहाड़ों से या इस हिमालय पर्वत श्रृंखला से अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में कंकड़ पत्थर और अवसाद लेकर आता है, मिट्टी लेकर आता है। तो इनके द्वारा जो ये मैदान बनते हैं, इनके द्वारा जो मैदान बनते हैं, इन मैदानों को क्या है? इन मैदानों को
अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका वर्गीकरण है। अब हमें मिट्टी के आधार पर इन मैदानों का वर्गीकरण करते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं, जैसे ये माना कि ये क्या है, हमने माना कि हिमालय पर्वत है। ठीक है, दक्षिण इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। दक्षिण की ओर इसका क्या है, ढाल कम है, जबकि हम जब उत्तर की ओर जाते हैं तो क्या है, इसका ढाल उत्तर की ओर ज्यादा है। ठीक है, हिमालय का वर्णन हम पिछले वीडियो पढ़ चुके हैं। तो जब ये नदियों का पानी, जब इन नदियों का पानी पहाड़ों से आकर नीचे की ओर मैदानी भागों में प्रवेश करता है, ये मैदानी भाग है। ठीक है, और यह आकर कहां गिरता है, समुद्र में गिरता है। ये हिमालय पर्वत है, ये मैदानी भाग में ये समुद्र है। यानी हम इसको इसका विवरण इस प्रकार करते हैं, जब पर्वतीय भागों से पानी तेज गति से आता है तो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में मोटे मोटे छोटे मोटे कंकड़ पत्थर बहा लाता है, मिट्टी बहा लाता है। तो ये जो क्षेत्र कहलाते हैं, ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं, गिरिपाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गिरिपाद कहलाते हैं। यानी पर्वतों के पर्वत और जो मैदान जिन क्षेत्रों में मिलते हैं उनको गिरिपाद क्षेत्र कहा जाता है। अब इन क्षेत्रों में क्या होता है कि पहले तो पानी का बहाव बहुत तेज होता है, और जब मैदानी भाग में प्रवेश करता है तो पहले की अपेक्षा इनका बहाव कम हो जाता है। अब तेज जो पानी है वो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा सकता है, लेकिन जो धीमी गति का पानी है वो अपने साथ कंकड़ पत्थर नहीं बहाता है। मिट्टी तो बहाकर वो आगे ले जाता है, लेकिन कंकड़ पत्थर हैं, ये कंकड़ पत्थर क्या होते हैं, इन्हीं गिरिपाद क्षेत्रों में एकत्रित हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में एकत्रित हो जाते हैं, इन गिरिपाद क्षेत्रों में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कंकड़ पत्थर हैं, ये एक जगह इकट्ठा होने के बाद में, एक जगह इकट्ठा होने के हो जाते हैं, तो जो पानी आता है, ये पानी क्या करता है कि इन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से नह बहकर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर नदी क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप पानी को बहाते हैं पत्थरों के बीच में से, तो जो पानी पत्थरों के ऊपर से नहीं बहता, उनके बीच में से या उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, तो उनसे होकर निकल जाता है। इसी प्रकार जो पानी यहाँ से बहता है, तो ये पानी क्या होता है कि इनके नीचे से निकलता है। ठीक है, और इन क्षेत्रों को कहा जाता है भाबर प्रदेश। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, भाबर प्रदेश कहा जाता है। इनके कंकड़ पत्थरों से निर्मित गिरिपाद क्षेत्रों में कंकड़ पत्थरों से निर्मित जो क्षेत्र होते हैं, जहां पर नदियां विलुप्त दिखाई देती हैं, और इनकी चौड़ाई लगभग कितनी है, 8 से 16 किलोमीटर तक है। इनकी चौड़ाई कितनी है, 8 से 16 किलोमीटर तक है। तो इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर नदियां कैसी दिखाई देती हैं, विलुप्त दिखाई देती हैं। ठीक है, अब इन भाबर प्रदेशों से जब पानी आगे बढ़ता है, तो ये पानी क्या करता है कि सैकड़ों छोटी छोटी धाराओं के रूप में निकलता है। ठीक है, बड़े जब कंकड़ पत्थरों के नीचे से जब पानी आगे मैदानी भागों में और आगे मैदानी भागों में प्रवेश करता है, तो ये क्या करता है, सैकड़ों छोटी मोटी धाराओं के रूप में बहता है और आगे जाकर एक विशाल धारा का निर्माण कर लेता है। तो ये जो सैकड़ों धाराओं के रूप में निकलने के कारण जो आगे का प्रदेश है, भाबर प्रदेश से जो आगे का भाग है, ये जो मैदानी भागों में भाबर प्रदेश से आगे का जो भाग है, ये भाग कहलाता है तराई प्रदेश। क्या कहलाता है, तराई प्रदेश। यानी कि मैदानी भागों में पर्वतपदीय क्षेत्रों के आगे वाले भाग में जहां पर नदियां क्या करती हैं, भाबर क्षेत्रों से सैकड़ों धाराओं के रूप में निकलती हैं, और वहां पर एक दलदल मैदानों का निर्माण करती है। कैसे मैदान का निर्माण करती हैं, दलदल मैदानों का निर्माण करती है। इन प्रदेशों को क्या कहते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं। इन तराई प्रदेशों की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर बहुत ही लंबी लंबी घास पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि दलदली भाग है, और दलदली भाग क्या होती है कि वनस्पति और घास फूस बहुत ही ज्यादा मात्रा
में पाई जाती है। ये लंबी लंबी घास होती है और लंबी लंबी घास होने के कारण यहाँ पर विशालकाय शाकाहारी जंतु पाए जाते, जैसे गैंडा है, हाथी है, ये जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तराई प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब इसके बाद का जो मैदानी प्रदेश है इसका वर्गीकरण हम देखते हैं। अब जो सामान्य मैदानी प्रदेश है, पानी आगे जाकर, अब देखो यहाँ पर ऐसे जो समतल ये मैदान है समतल है, लेकिन वास्तव में इसमें भी कुछ उच्चावच होते हैं, यानी कि जमीन बिल्कुल समतल नहीं है, कुछ उबड़ खाबड़ जो मैदान होते हैं। अब यहाँ पर भी दो प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। कुछ मैदान ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं कि जो नदियां हैं, नदियों के किनारों के समतल होते हैं। नदियों के किनारों के समतल होने के कारण जब ग्रीष्म ऋतु में बरसात से पानी तेज गति से आता है, नदियों में जो बाढ़ आती है, तो नदियों का पानी क्या होता है कि अपने जो समतल नदी के किनारों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं जो अधिक ऊंचे नहीं होते, तो वहां तक ये पानी फैल जाता है और नदियों का जो पानी होता है अपने साथ लाई गई उसे उपजाऊ मिट्टी को क्या करता है, उन क्षेत्रों में फैला देता है। तो ऐसे मैदानों को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ऐसे मैदानों को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है। और इन खादर प्रदेशों में क्या होता है कि नदियों के द्वारा प्रति वर्ष मिट्टी की नई परत बिछा दी जाती है। ठीक है। इनके खादर प्रदेश में क्या होता है? खादर प्रदेश से नदियों के किनारे के लगभग समान होते हैं, समतल होते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। इस कारण वर्षा ऋतु में क्या होता है, पानी अधिक आने से इन जो नदियों का पानी है ये इन मैदानों में फैल जाता है और वहां पर जो मिट्टी की नई परत बिछा देता है। और इस नई परत के कारण ये जो आसपास के क्षेत्र होते हैं ये बहुत ही अधिक उपजाऊ होते हैं। इनमें किसी विशेष खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है और फसलें बहुत अच्छी पैदा होती हैं। इसके बाद जो चौथे प्रकार का जो मैदान है वो कहलाता है बांगर कहलाता है। क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये बहुत ही पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान है। ये क्या है? पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान है। यानी कि यहाँ पर नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की नई परत नहीं बिछाई जाती है। प्रतिवर्ष मिट्टी की नई परत कहाँ बिछाई जाती है? खादर मैदानों में बिछाई जाती है। बांगर मैदान क्या है? जो पुराने जलोढ़ मिट्टी के बने मैदान है। ठीक है। तो ये चार प्रकार के मैदान है: भागर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर और बांगर। ठीक है। तो ये था उत्तर का विशाल मैदान। अब उत्तर के विशाल मैदान के बारे में हमने पढ़ा है कि यहाँ की जलवायु क्या है? अनुकूल जलवायु है। अनुकूल जलवायु के साथ साथ में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है। ठीक है। और इन सब के कारण वहां खेती अच्छी होती है और जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके तीसरे भाग के बारे में और तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। हमें पहले इसके दो भाग पढ़ चुके हैं। पहला था हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा भाग था उत्तरी विशाल मैदान, जो तीसरा जो इसका विभाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। अब प्रायद्वीपीय पठार की बात करें। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित जो पठार है, कौन सी नदी के? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित जो पठार है या जो भूभाग है वो प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। यानी कि जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो महादेव की पहाड़ियां हैं,
इनके दक्षिण का जो भाग है ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ठीक है। अब प्रायद्वीपीय पठार की बात करें हम, तो प्रायद्वीपीय पठार की जो मिट्टी है ये लावा निर्मित मिट्टी है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये विश्व का प्राचीनतम भूभाग माना जाता है। यहाँ की जो मिट्टियां हैं ये ज्वालामुखियों के उद्गार से निकले लावा से निर्मित है। इसलिए यहाँ की विशेषता है, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है कि यहाँ की मिट्टियां कैसी हैं? काली मिट्टी है। इस पठार के पूर्वी और पश्चिमी भाग में समुद्रों के किनारों के सहारे क्या हैं? ये पूर्वी घाट, पूर्वी भाग में पूर्वी घाट और पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट है। ठीक है। अब देखो ये पश्चिमी घाट है, जैसा कि आपको दिख रहा है। पश्चिमी घाट क्या है? यह अनवरत श्रृंखला है कि लगातार इसमें जो पहाड़ियां हैं ये लगातार स्थित हैं, जबकि पूर्वी घाट में पहाड़ियां क्या है? अपेक्षाकृत दूर दूर हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है ये इसे पश्चिमी तट के समीप एक बिल्कुल समानांतर है, पश्चिमी घाट के समानांतर फैला हुआ है। इधर इसकी बात करें हम पूर्वी घाट की, तो ये भी पूर्वी घाट के समानांतर तो है, लेकिन यह पश्चिमी तट से अपेक्षाकृत दूर स्थित है और इसमें पहाड़ियां लगातार नहीं है, कहीं कहीं पर बिखरी हुई हैं। ठीक है। अब इसकी हम बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मध्य की उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार, यानी कि जो विंध्याचल श्रेणी के आसपास है ये भाग कहलाता है मध्य की उच्च भूमि, और इसके दक्षिण का जो भाग है ये कहलाता है दक्कन का पठार। ठीक है। ये काली मिट्टी से निर्मित है और इस काली मिट्टी को दक्कन ट्रेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रेप भी कहते हैं। ठीक है। तो अब हमें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति कैसी? त्रिभुजाकार है, जो एक मेज की आकृति के समान दिखाई देता है। ठीक है। और ये कैसी शैलों से बना है? ये बना है पौराणिक स्थली है। आग्नेय व कालांतरित शैलों से बना है। कैसी शैलों से बना है? जो क्रिस्टलीय शैल है, दलदल शैल है, आग्नेय और कायांतरित शैलों से यह, या फिर कायांतरित शैल को रूपांतरित शैल कह सकते हैं। ठीक है। शैल का अर्थ होता है चट्टान। ठीक है। तो यह क्रिस्टलीय, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। और इसकी आकृति कैसी है? आप तो देख सकते हैं कि यह त्रिभुज के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? त्रिभुजाकार दिखाई देता है। एक मेज की आकृति के समान त्रिभुजाकार दिखाई देता है। ठीक है। ये जो संपूर्ण दक्षिण का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? काली मिट्टी से हुआ है। काली मिट्टी कहाँ से प्राप्त हुई है? ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है। ठीक है। अब हम इसकी बात करें, देखो इसके पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में पूर्वी घाट, पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट है। ये कौन सा है? पूर्वी घाट और यह है पश्चिमी घाट। यानी कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनको पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समीप है, और ये पूर्वी तट के समीप है इनको पूर्वी घाट कहा जाता है। देखने से हमको अंतरिक्ष पता चल रहा है कि ये जो इनकी लंबाई अधिक है और इसके साथ साथ ये जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं ये लगातार स्थित हैं। बीच में इनमें दर्रे बहुत कम है, और जो दर्रे हैं वो पाल घाट, बोर घाट और थाल घाट, ये मुख्य दर्रे हैं जिनसे होकर इनको पार किया जा सकता है। जबकि जो पूर्वी घाट है, इसी पूर्वी घाट में पहाड़ियां क्या है? बीच बीच में कटी कटी हैं, यानी कि लगातार नहीं है, और ये इसे पूर्वी तट से भी क्या है? अपेक्षाकृत दूर स्थित है। ठीक है। अब बात करें इसकी औसत ऊंचाई की। जो पश्चिमी घाट है
इस पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई यह इस पूर्वी घाट से औसत ऊंचाई इसकी बहुत ज्यादा है। लेकिन पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 900 से 1600 मीटर है। कितनी है? 900 से 1600 मीटर है। जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? यह 600 मीटर है। ठीक है, तो अधिक ऊंचा पठार जो घाट कौन सा है? पश्चिमी घाट है। ठीक है, अपेक्षाकृत नीचा घाट कौन सा है या जिसकी औसत ऊंचाई कम है वो कौन सा है? पूर्वी घाट है। ठीक है, अब देखो जो पूर्वी घाट है यह महानदी से लेकर कहां तक फैला हुआ है? जहां पर जो नीलगिरी की पहाड़ियां है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, पश्चिमी तट के समीप फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करें पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है और इसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर है। जबकि बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की जो चोटियां हैं, एक तो है अनाईमुडी और एक है दोदा बेटा। ठीक है, तो अनाईमुडी यहां पर स्थित है, ठीक है, एक है दोदा बेटा। ये भी कहां स्थित है? पश्चिमी घाट में है। ठीक है, अनाईमुडी की अब ऊंचाई की बात करें तो यह 2695 मीटर है। ठीक है, और दोदा बेटा की ऊंचाई की बात करें तो यह 2633 मीटर ऊंची है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और दूसरे नंबर की जो चोटी है दोदा बेटा है वो 2633 मीटर ऊंची है। पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1500। सॉरी, जो सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर है। अब जब इसका हम ढाल देखते हैं, देखो इसके साथ साथ जो ये दक्षिण का पठार है इसका कुछ भाग यहाँ असम के पास में जो खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियां हैं वहां पर भी इसका कुछ विस्तार है। ठीक है, इसे असम का पठार भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम ढाल की बात करें तो इस प्रायद्वीपीय पठार में निकलने वाली अधिकांश नदियां क्या करती हैं? वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इससे हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि इसका ढाल किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका ढाल किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर, इसको दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, महानदी है ये यहाँ से निकलकर ये भी क्या करती है? बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसका एक भाग है जो छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। केवल सी कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि कहां अरब सागर में मिलती, जैसे नर्मदा है, नर्मदा के समीपवर्ती नदी है तापी। ये केवल दो नदियां हैं ऐसी जो क्या करती हैं कि बंगाली खाड़ी में गिरने की बजाय क्या करती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। जबकि जो शेष नदियां हैं, अधिकांश नदियां हैं, ये क्या करती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं और इन नदियों ने पूर्वी घाट को जगह जगह से काट कर क्या कर दिया है? जगह जगह से काट कर वहां पर घाटियां बना दी हैं। ठीक है, और ये कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इन नदियों के बहने से इसका ढाल का पता चलता है भाई जो सभी नदियां हैं पश्चिम से निकलकर कहां जाती हैं? बंगाली खाड़ी में। इसका जो ढाल है ये पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करती हैं? इन दोनों की जो विस्तार है कहां तक है? नीलगिरी की पहाड़ी तक। ठीक है, तो ये हमने कुछ जाना है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। हम पढ़ चुके हैं उत्तरी विशाल मैदान के बारे में,
प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो ये सामान्य जानकारी थी उत्तरी मैदान की और प्रायद्वीपीय पठार की। अब हम बात करें उत्तरी मैदान में या फिर उत्तर में बहने वाली नदी या उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदियों की। उत्तर भारत में बहने वाली अधिकांश नदियां कहां से निकलती हैं? हिमालय पर्वत से निकलती हैं। और हिमालय पर्वत में हमेशा क्या होती है? बर्फ जमी होती है। और बर्फ के पिघलने से उत्तर भारत में बहने वाली अधिकांश नदियां वर्षभर बहती हैं, सदाबहार होती हैं और उन्होंने विशाल उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है। जबकि दक्षिण भारत में बहने वाली जो नदियां हैं, दक्षिण भारत में बहने वाली अधिकांश नदियां क्या होती हैं? केवल ग्रीष्म काल में बहती हैं। ठीक है, सॉरी, वर्षा काल में बहती हैं। ग्रीष्म काल में जब गर्मी तेज हो जाती है तो नदियों का पानी क्या होता है? सूख कर बहुत कम हो जाता है या लुप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अधिकांश नदियां सदाबहानी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, उत्तर भारत में बहने वाली अधिकांश नदियां हिमालय से निकलकर दक्षिण दिशा में बहती है। कहीं दक्षिण दिशा में बहेगी तो उसके बाद में कहां गिरेंगे? जाकर बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। सिंधु नदी उसकी सहायक नदियां कहां गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, इन दोनों की जो सीमा है या इनका जो विभाजन करता है वो विभाजन है नर्मदा नदी, इसकी सीमा मानी जाती है। वही नर्मदा नदी के उत्तर का भाग गंगा का मैदान या फिर उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है और नर्मदा नदी के दक्षिण का भाग ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में इन जो पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है इनके मध्य और समुद्र तटों के मध्य क्या है? एक समानांतर समतल मैदान है जो तटीय मैदान कहलाते हैं। ठीक है, इन तटीय मैदानों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? नारियल की जो नारियल के पेड़ों से नारियल प्राप्त करना, मछली पकड़ना। ठीक है, ये इनका क्या क्या है? मुख्य व्यवसाय होता है। जो समुद्र के समीप रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? मछली पकड़ना। अधिकांश लोग मछुआरे होते हैं। ठीक है, और कुछ खेती की जाती है। अब इसके अलावा देखो, जब वर्षा काल में मानसून से बरसात होती है तो इसका जो हमने पढ़ा है कि मानसून में जो दक्षिण पूर्वी मानसून है ये दो भागों में बट जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है दो भागों में बट जाता है। एक शाखा बंगाली खाड़ी की शाखा है, एक अरब सागर की शाखा है। ठीक है, तो जो अरब सागर की शाखा है ये क्या करती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर तो वर्षा कर देती है। ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर तो वर्षा कर देती है, लेकिन जो पूर्वी घाट है वो क्या होती है? वहां पर वर्षा बहुत कम होती है, अतः वो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाते हैं। इसलिए जो दक्षिण का पठार का जो अधिकांश भाग है वो कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य अंतर है। अब आज हम पढ़ चुके हैं उत्तरी विशाल मैदान के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। हम पढ़ रहे थे भारतीय भौतिक स्वरूप के बारे में। हमने पहले पढ़ा था हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, उसके बाद में पढ़ा है हमने उत्तर के विशाल मैदान के बारे में और फिर पढ़ा है हमने किसके बारे में? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। आगे जो हम चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे भारतीय जो विशाल मरुस्थल है उसके बारे में, द्वीप समूहों के बारे में। ठीक है, थैंक यू।